हाँ संचित, कुछ कह रहे हो तुम? संचित, अलीशा, आवाज आ रही है? अलीशा, अच्छा अलीशा नहीं, आरुषि। आरुषि, अच्छा अलीशा भी कनेक्टेड है। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? अच्छा एक मिनट। संचित तुम कुछ बोल रहे थे क्या? डाइलेक्ट्रिक रखना। हम्म। हाँ वो डाउट्स हम कर लेंगे बाद में आज, लेकिन मैं स्टार्ट मैग्नेटिक से करूंगा क्योंकि बहुत दिन हुए करंट पढ़ते पढ़ते, है ना। बाकी और भी लोग डाउट्स कर लो, नहीं तो मैं तुमको अलग से कनेक्ट करके बता दूंगा। अच्छा। अच्छा ये शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसको। अच्छा चलो तो इसको बता देता हूँ मैं। हाँ इसको मैं बाद में करते हैं इसको आज, लेकिन मैग्नेटिक्स कुछ शुरू कर लें नया, बोर हो गया इसमें बहुत करंट में और कैपेसिटर में। दिव्येश अभी नहीं कनेक्ट हुआ है। देखो मैग्नेटिक्स ना दो हिस्सों में है। मैग्नेटिक्स का एक हिस्सा वो है जिसमें है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड करंट से प्रोड्यूस होगा। दूसरा हिस्सा है मैग्नेटिक्स का वो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, जो बार मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक डाइपोल्स है, उनकी वजह से। तो पहले हम मैग्नेटिज्म कौन सा वाला पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पहले हम वो वाला मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, करंट की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी डायरेक्शन निकालना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत में सीक्वेंस थोड़ी अलग रखूंगा अपने जो नॉर्मली बुक्स में दी होती है उससे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालना है, डायरेक्शन। और हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहां से लिखते हैं, हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो हमको डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की, उसमें मेनली दो केसेस होंगे। एक केस वो होगा जिसमें कि एक स्ट्रेट वायर होगा, और दूसरा केस होगा जिसमें कि कर्व या सर्कुलर वायर होगा। उन दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला चीज हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। पहला केस हम ले रहे हैं स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर, तो ये एक स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है,
आई करंट फ्लो रहा है इसमें ऊपर। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमको राइट हैंड स्क्रू लॉ यूज़ करना है। अपने राइट हैंड से वायर को होल्ड करना है, इस तरह से होल्ड करो कि थंब किस डायरेक्शन में रहे, करंट की डायरेक्शन में। तो इसमें मैंने एग्जांपल में जो करंट लिया है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो वायर को ऐसे होल्ड करना है जिससे कि करंट की डायरेक्शन में थंब रहे। ऐसे नहीं करना है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है। तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम थंब को रखते हैं तो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं, फिंगर्स का जो कर्ल है वो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके अलोंग होंगी, वो होंगी फिंगर्स के अलोंग। अगर हमने राइट हैंड स्क्रू लॉ यूज किया है, थंब को किस डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में, और ऐसे घुमाना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रख के वायर को हमने पकड़ा और फिंगर्स को कर्ल किया, तो फिंगर्स इस तरह से आ रही हैं। तो ये हमको ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, सर्कुलर है, और वो सर्कल को ट्रेस कैसे करना है, ऐसे ट्रेस करना है, ऐसे। जैसे अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ये। और उन सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उन सभी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सेंटर है वो वायर पर है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये नेक्स्ट है, ऐसी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और जो एरो हमने बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, जिस डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को कर्ल किया था। अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं निकली, अभी डायरेक्शन नहीं निकली है, अभी तो हमने केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ली, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगी। कंसेंट्रिक सर्कल होंगी। ये हमने कैसे किससे ड्रॉ किया ये सर्कल, राइट हैंड स्क्रू लॉ से। फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में कर्ल किया उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सर्कल में की फॉर्म में बनाना है। थंब किस डायरेक्शन में रखना है, राइट हैंड का थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। अभी तो ये सर्कल बने हुए हैं सारे के सारे। अगर मैंने ऐसा सर्कल बनाया और इस वाले पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं इस पॉइंट पे क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट किस डायरेक्शन में आएगी, इधर ड्रॉ करनी है। ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है अंदर की तरफ, इधर की तरफ ड्रॉ करनी है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ट्रेस कैसे किया है हमने, ऐसे ट्रेस किया है, ऐसे। तो टेंजेंट भी यहाँ पर इधर आएगी। इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इधर आएगी, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट यहाँ आएगी। समझ आया ये। इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनवर्ड्स। इस वाले पॉइंट पर कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। अगर मुझे इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पर ऐसे, बहुत बड़ी, ठीक है। और इस पे ये थोड़ी टेढ़ी बन गई है, मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर। ये मान लो वायर है, इसमें करंट फ्लो रहा है आई, और इस वाले पॉइंट पर मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैंने एक ऐसी मैग्नेटिक लाइन बनाई जो कि इस पॉइंट से पास होती हो। अब करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक लाइन ऐसी ट्रेस होगी। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट बाहर की तरफ आएगी, यानी इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। इस वाले पॉइंट पर निकालना है तो टेंजेंट यहाँ आएगी इधर, यानी लेफ्ट साइड में है। इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ, तो ये राइट साइड आएगी। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज क्या किया है, हमने यूज किया है राइट हैंड स्क्रू लॉ। राइट हैंड स्क्रू लॉ में करना क्या है, वी होल्ड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर सच दैट थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, then curl of the finger shows direction of concentric magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, कंसेंट्रिक होंगी। उन सभी का सेंटर कहां पे बनेगा,
सेंटर बनेगा वायर पर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आरुषि? ये समझ में आ गया इतना डायरेक्शन निकालना? अलीशा, अब तुमको बताना है अलीशा कि मैंने एक वायर बनाया, ये इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड और ये करंट है आई। मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू लॉ से कैसे निकालेंगे? हाँ, हम वायर को इस तरह से होल्ड करेंगे कि थंब हो करंट की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो फिंगर को जिस डायरेक्शन में हमने कर्ल किया है वैसा सर्कल बनाएंगे और फिर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो जो टेंजेंट बनाएंगे वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर लूं मैं? नीचे? कैसे किया? अच्छा तुमने ये बताओ, ये वायर ऐसा था, इसमें करंट कहाँ जा रहा था? नीचे। तो तुमने इस वायर को होल्ड किया राइट हैंड से, तो कैसे होल्ड किया? ऐसे आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे बनी। फिर टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करनी थी हमको? इस वाले पॉइंट पर, यानी कि इधर टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, इस वाले पॉइंट पर इधर। तो टेंजेंट कहाँ? नीचे आई है। हाँ, तो ये टेंजेंट कहाँ आएगी? आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड डायरेक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना ली मैंने इधर, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखाया जाता है डॉट से। एक सर्कल के अंदर डॉट बना देते हैं। यहां पर अगर दिखानी है डायरेक्शन तो हम सर्कल के अंदर क्या कर देते हैं? क्रॉस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स होगी यहां पर, ठीक है। यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो इधर कहीं बनेगी अंदर की तरफ। अब ये 3D है तो बस हम अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन दिखा पाएंगे, एग्जैक्टली तो नहीं परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स बना सकते हैं। तो डायरेक्शन समझ में आ गई है राइट हैंड स्क्रू लॉ से। ये कब यूज करना है? जबकि वायर कैसा हो? स्ट्रेट हो। अगर वायर स्ट्रेट है तो करंट की डायरेक्शन में किसको रखना है? थंब को, और फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा केस है, इफ करंट इज सर्कुलर। अगर करंट फ्लो हो रहा हो किसी लूप में, मान लो ये करंट फ्लो हो रहा है और करंट है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ये करंट बनाया मैंने आई। अब फिर राइट हैंड स्क्रू लॉ को यूज करना है, लेकिन इस बार थंब और फिंगर्स का जो रोल है वो इंटरचेंज हो जाएगा। स्ट्रेट वायर के केस में करंट की डायरेक्शन में थंब होता था। जब सर्कुलर करंट होगा तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, तो थंब अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। राइट हैंड स्क्रू लॉ यूज करेंगे इसमें। यानी कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मुझे राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है। थंब किधर आ गया? आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है? डॉट है यहां पर, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड है। अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा हो, ये करंट है, तो हमने फिंगर्स को कर्ल किया राइट हैंड की करंट की डायरेक्शन में, तो थंब आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्रॉस, ठीक है। आगे समझ में ये? अगर करंट ऐसा होता करंट ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, तो मुझे फिंगर्स को कर्ल करना है इसकी डायरेक्शन में ऐसे, तो थंब आ जाएगा यहां। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो गई अब, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। एक और चीज याद रखो कि किसी सर्कल में, किसी लूप में करंट फ्लो हो रहा है,
और वो लूप तुम देख रहे हो, उस लूप में करंट तुमको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, जैसे कि ये नजर आ रहा था, तो लूप की वो वाली साइड हम कहते हैं क्या बन गई है, नॉर्थ पोल। और जिस साइड करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है वो साइड बन जाएगी साउथ पोल। इसको याद रखने के लिए एनालॉजी क्या लगाते हैं हम, देखो ये तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा कि एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ये मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और साउथ पोल में एंटर कर जाती है। ऐसे यहां से निकलती है, यहाँ साउथ पोल में एंटर करती है, और ये टर्मिनेट नहीं होती है यहाँ पर। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाती थी ना, ये टर्मिनेट नहीं होती है, ये अंदर चलती रहती है। मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाएगी और बाहर नॉर्थ से साउथ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से क्या है, बाहर की तरफ निकल रही है। यानी कि अगर ये नॉर्थ पोल है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी तरफ आएगी। तो यहां पर जो हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, तो किधर आई, बाहर की तरफ आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आने का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल। तो इसलिए इसको मान लेंगे कि ये बिहेव कर रहा है लूप नॉर्थ पोल की तरह से, और ये क्लॉकवाइज है तो ये बिहेव कर रहा है साउथ पोल की तरह से, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना, अब ये स्कूल में मत लिखना तुमने हमेशा मैक्सिमम जगह पर ये लिखा देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर कर जाती है। लेकिन जरूरी नहीं होता है कि नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी। बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी बाहर निकलती हैं और यहाँ से एंटर कर जाती हैं, ऐसे भी लूप बनाती हैं वो। ठीक है, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और यहाँ भी एंटर कर जाती है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्लोज लूप ही फॉर्म कर, सॉरी नॉर्थ पोल से ही बाहर निकले, मैग्नेट के साइड से भी बाहर निकल आती है। अच्छा, अब देखो एक चीज कि अभी जैसे मैं करंट लूप ले लूं, ये वाला, इसको मैंने मान लिया कि ये करंट लूप है, ये ले लेते हैं, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो मैंने फिंगर्स को ऐसे किया, तो जिस साइड को मैं फेस कर रहा हूं वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, बाहर निकल रही होंगी, मेरी तरफ आ रही है। तो मेरे लिए ये कौन सा पोल हो गया, मेरे लिए नॉर्थ पोल बन गया मेरे लिए ये। तो इसके पीछे वाली साइड क्या बन जाएगी, साउथ पोल। इसके पीछे वाली साइड, क्योंकि जो पीछे से देख रहा होगा उसको करंट कैसा निकल दिखेगा, ये क्लॉकवाइज दिखेगा, जैसे तुम लोगों को क्लॉकवाइज दिखेगा वहां से ये। और मेरे लिए ये चीज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तुम लोगों को कैसा दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं फिंगर मूव करा रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज है तुम्हारे लिए, और मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो तुम्हारे लिए ये क्या है, साउथ पोल है, और मेरे लिए नॉर्थ पोल है। यानी कि जो एक क्लोज लूप होता है, उस क्लोज लूप जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, ऐसा क्लोज लूप जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें एक साथ दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। एक साइड बिहेव करती है नॉर्थ पोल की तरह से, एक साउथ पोल की तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलती है और यहां से निकल के यहां से फिर अंदर घुस जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहां से अंदर, यहां से बाहर निकलेगी और यहां से अंदर, यहां से बाहर निकलेगी और यहां से फिर अंदर। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, और ये डिफर करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस मामले में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स ए क्लोज लूप। ये हटा दो, ए ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस मामले में ये अलग होती है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है तुमको सेम लिख के आनी है लेकिन ये वाली प्रॉपर्टीज हम अलग से, तुम एक बार पढ़ लेना अपनी अपनी जो भी बुक्स है, हम इसको नोट नहीं करवाएंगे क्योंकि इसमें क्यों टाइम खराब करें।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी इसमें है। कौन कौन सी? दो पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अदरवाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट दिखाती है किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी। इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें देन दैट टेंजेंट शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ भी होती तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पर एक टेंजेंट यहाँ बन जाती और एक टेंजेंट यहाँ बन जाएगी। तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती हैं, B1 B2। ये हो नहीं सकता एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाकी और जो प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बस ये ना दो केसेस में डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है कि एक तो ये क्लोज लूप बनाती है, तो मैंने बता ही दिया। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की खास बात ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो दिखाती है, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं दिखाती है। मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एक खास बात थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बताती ही थी, साथ ही साथ उस पॉइंट पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन भी वही थी, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन भी थी। इसलिए कई बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं उनको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की लाइन सेम होती है। मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता है ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बताएगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंस है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। अब अभी मैं तुमको ये बता रहा था कि एक जो लूप होता है, इस लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एक साइड इसकी नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। यानी कि करंट कैरिंग लूप किस तरह से बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से। एक करंट कैरिंग लूप behaves as a मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप इज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम पीएम से। पीएम इक्वल टू, ये होता है करंट इनटू एंक्लोज्ड एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है पीएम इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न से मान लो n, करंट कितना फ्लो रहा है I और एरिया है उसका A, तो पीएम इक्वल टू हो जाएगा NIA। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity and its direction is
अब ये देखो, ये जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। तो अगर ये वेक्टर है तो राइट साइड में जो तीन चीजें लिखी हुई हैं इनमें से कौन सी चीज वेक्टर है जिसकी वजह से ये वेक्टर बन गया? ध्रुव तुम बताओ इसमें। ध्रुव वेक्टर क्या चीज है राइट में? ध्रुव, ध्रुव को लगता है आवाज नहीं आ रही है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है संचित? हाँ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू एरिया। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एम इक्वल टू एन आई ए एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एरिया वेक्टर। इसकी डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर के अलाउ, ठीक है आरुषि? ध्रुव तुम्हारी आवाज नहीं आई यार। हाँ अब आई आवाज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लें छोटा सा, कि एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है आई। इसकी एक साइड है ए के बराबर और एक साइड है बी के बराबर। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा पी एम इक्वल टू, एक सिंगल लूप है इसमें, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए बी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं इसको ले लेता हूं कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो अलीशा बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? अलीशा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए बोलो? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? आवाज नहीं आई बेटा तुम्हारी, जोर से बोलो जरा। नहीं नहीं, ए इंटू बी। ए और बी क्या? ए और बी को तुमने वेक्टर की तरह से लिया है। आरुषि तुम बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, अब देखो एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शन पॉसिबल है यहां पर। ये आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है और इनटू द प्लेन भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स, यानी प्लस के कैप भी हो सकता है, माइनस के कैप भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया, डायरेक्शन निकालने के लिए, देखो ये जो चैप्टर है ना इसमें बहुत डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो हमें डायरेक्शन के लिए अच्छे से अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर रखना होगा कि डायरेक्शन भूल ना जाओ। हमने आज के क्लास की शुरुआत ही डायरेक्शन से की है। अब हम डायरेक्शन निकालने का तरीका सीख रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। इसको ऐसे निकाल लिया करेंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो। करंट जिस डायरेक्शन में सर्कुलेट हो रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए इसकी, इस डेफिनेशन के हिसाब से आरुषि? हम इसको ऐसे रखेंगे फिंगर्स को, हम बजाएगा इनवर्ड्स, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी माइनस के कैप। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे, तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। कौन से वाले हाथ की फिंगर्स को कर्ल करना है? राइट हैंड, ठीक, ये याद रखोगे। अब अगर हम इसमें एक और केस ले लें दूसरा, कि सर्कुलर लूप है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, रेडियस है आर, करंट की वैल्यू है आई और नंबर ऑफ टर्न्स है एन। तो अलीशा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हुआ?
करंट आई, नंबर ऑफ टर्न्स n, और एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, कौन सा कैप, आउटवर्ड। तो आई कैप, जे कैप या के कैप, सही बताया तुमने, आंसर ठीक दिया है, के कैप हो जाएगा ये। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो के कैप होगी, ठीक है, आउटवर्ड हो जाएगी डायरेक्शन। ये तो हो गया तुम्हारे सिंपल सिंपल से केस। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा इस पर, और अच्छा एक चीज बताओ जरा पहले, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सॉल्व करने से पहले, कि एक रिंग है, इस रिंग का मास है m, रेडियस है r, और इसको हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, बोलो जरा, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम होगा इसका आई ओमेगा होता है। ध्रुव आई क्या है इसमें, कितना होगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये रिंग है तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये इसका एंगुलर मोमेंटम हुआ, ठीक है। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो अभी मैं इसको यहां से हटा रहा हूं अभी। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, एक रिंग है, ए नॉन कंडक्टिंग रिंग is charged uniformly, उसको यूनिफॉर्म चार्ज दिया है, कितना चार्ज दिया है, बाई चार्ज क्यू, ठीक है। द रिंग इज रोटेटेड with constant angular velocity omega about its own axis. If radius of ring is r, radius of ring is r, then find अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर दूं जरा मैं, रेडियस ऑफ रिंग इज r, mass m, then find नंबर 1 पे निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग। सेकंड नंबर पे निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिंग, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और तीसरे में निकालना है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है एल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का है पीएम, तो फिर तुमको निकालना है रेशियो पीएम बाई एल कितना आता है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये एक रिंग है, ये रिंग बना ली हमने, और रिंग को खुद की एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं, ये रेडियस है आर, और रिंग पर जो चार्ज है
वो कितना है पूरी रिंग पर चार्ज, Q के बराबर है। ठीक है, तो अगर रिंग पर चार्ज है Q, तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों होगा, उसका एक्सप्लेनेशन दो जरा कि इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ही क्यों। क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए तो करंट होना चाहिए, इसमें करंट तो दिख नहीं रहा हमको कहीं। तो अलीशा तुम बताओ जरा पहले, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों आएगा, क्योंकि करंट की जरूरत कहां से पूरी होगी। अलीशा। ध्रुव तुम बताओ। हम्म। हाँ, क्योंकि चार्ज अगर मूव करे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट होता है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो ये क्यू चार्ज अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमता है, तो पहले तो ये निकालो कि ये चार्ज कितने करंट की इक्विवेलेंट माना जाएगा। ये जो रिंग एक करंट लूप की तरह से अगर बिहेव कर रही है, तो इस रिंग को हम कितने करंट वाली रिंग मानेंगे। अच्छा, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम तुम वैसे निकाल सकते हो, कितना जाएगा एंगुलर मोमेंटम, वो तो मैं निकाल ही दिया हमको अभी। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा। इसमें आई क्या है अलीशा, जोर से बोलो। हाँ, ये करंट नहीं है, ये वाला आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। तो ये हो गया mr² और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो L तो आ गया। ठीक है, आई ओमेगा mr² ओमेगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है करंट इनटू एनक्लोज्ड एरिया। तो करंट कैसे निकालें, रिंग कैन बी कंसीडर्ड एज करंट लूप ऑफ करंट आई। अब आई की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, संचित बताओ करंट कितना होगा ये। हाँ, ये मैं तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग में ही करा चुका हूँ अलीशा, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ तुमको कि ये रिंग जो है, और तब मैंने रिमाइंड भी कराया था कि इसकी जरूरत हमें मैग्नेटिक्स में भी पड़ेगी। अगर ये रिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, तो ये पूरा चार्ज एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, T इक्वल टू 2π/ओमेगा। ध्रुव, ये समझ में आया, ये सारा चार्ज एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है। हाँ, तो ये जो करंट आएगा I इक्वल टू, ये होगा चार्ज Q अपॉन टाइम। I इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपॉन टाइम, लेकिन टाइम को हटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ, 2π/ओमेगा। तो ये होगा Q ओमेगा अपॉन 2π। ये करंट कितना हुआ, Q ओमेगा अपॉन 2π। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट PM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट इनटू एनक्लोज्ड एरिया, यानी Q ओमेगा अपॉन 2π इंटू πr²। तो ये आएगा 1/2 Q ओमेगा r²। ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, 1/2 Q ओमेगा r²। तो ये आंसर आया 1/2 Q ओमेगा r²। ठीक, अब पार्ट सी कैलकुलेट करना है हमको। पार्ट सी में निकालना था इसका रेशो, यानी PM अपॉन L। तो PM अपॉन L का रेशो बताओ कितना आ रहा है। हाँ ठीक है, अलीशा तुम भी कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है।
अलीशा कितना आया रेशो? PM अपॉन L कर दो तो कितना बचता है? आरुषि कितना आ रहा है ये? हाँ, तो ये Q/2M के बराबर आएगा। ठीक है ध्रुव, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब एक फैक्ट लिखो जरा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट magnetic dipole moment to angular momentum of a body is universal constant। अच्छा एक मिनट, एक चीज और ऐड कर दूं, बॉडी इज कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडीज। एक मिनट रुक जाओ, इन मत नोट करना, इज कांस्टेंट नहीं, इज सेम लिखना, इज सेम फॉर ऑल बॉडीज, सेम फॉर ऑल बॉडीज and is equal to Q/2M। दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? Q/2M। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सभी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है। क्यों ध्रुव, पता है ये? अच्छा तो नोट कर लो ये। संचित तुम्हें तो याद होगा। हाँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में भी होते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको। प्रॉब्लम ये है कि एक डिस्क है, पिछले क्वेश्चन में रिंग थी, इसमें क्या है? डिस्क है, और ये डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। मास ऑफ द डिस्क is m, radius is r, it is given charge q। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डिस्क। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डिस्क। तो इस डिस्क का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है। चार्ज कहां पर है? इसके पूरे सरफेस पर है। कितना चार्ज है? Q, और उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम घुमा रहे हैं। तो हमको बताना है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अच्छा, डिस्क नॉन कंडक्टिंग है, और पिछली बार रिंग भी हमने नॉन कंडक्टिंग ली थी। नॉन कंडक्टिंग लेने की वजह यह होती है कि उसके सरफेस पर जो चार्ज हमने दिया था, रिंग के सरकमफेरेंस पर जो चार्ज दिया था, डिस्क के सरफेस पर जो चार्ज दिया है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो रोटेट करने पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, जो चार्ज जहां वहीं रुका रहेगा।
इसलिए नॉन कंडक्टिंग लेते हैं। अगर ये कंडक्टिंग लेंगे तो रोटेशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बदल जाएगा, इसलिए इसको नॉन कंडक्टिंग लिया जाता है। करो भाई, इसको निकालो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आता है। हाँ, दिव्येश कितना आ रहा है? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, मतलब जितना पहले आया था। ठीक है, और बाकी लोगों को सॉल्व करने दो। आरुषि, संचेत, आरुषि तुमने कैसे सॉल्व किया, मेथड बताओ। गलत किया है ये, ऐसे। और अलीशा तो बताएगी नहीं, क्योंकि वो आंसर बताएगी तो मैं पूछ लूंगा कि कैसे किया, तो रीजन पूछने से डरती है। क्यों अलीशा, है ना? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इंटीग्रेट? क्योंकि सिचुएशन यहां पर अलग है। ये जो चार्ज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है बच्चों, तो ये सारा का सारा चार्ज सेम रेडियस पे थोड़े घूम रहा है, अलग अलग रेडियस है ना। रिंग के केस में तो सारा चार्ज सेम रेडियस पे था, आर रेडियस पे था, इसलिए यहां पर एक्स डिस्टेंस पर एक हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसकी थिकनेस कितनी है, dx के बराबर है। क्यों ध्रुव? तो ये थिकनेस कितनी है इसकी, dx है। तो हम ये अभी मैंने समझाया कहाँ, पहले ही बोल पड़ा है, मैंने बताया कहाँ अभी, क्या चीज नहीं समझ में आया? हम्म पहले जरा पेशेंस के साथ पहले समझो, समझो पहले, फिर जब मैं थोड़ा कुछ कंप्लीट कर लूँ ना, फिर मेरे से पूछना है। पहले तो समझो क्या है। अगर हम इस रिंग का एक एलिमेंट लेते हैं, ये वाला, तो ये इस एलिमेंट की रेडियस कितनी है, एक्स है। तो यहां पर जो चार्ज होगा वो एक्स रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। ऐसे ही इस डिस्क को हम ये मान सकते हैं कि ये डिस्क कई सारी रिंग से मिलके बनी हुई है, और वो कितनी रिंग है, इनफाइनाइट रिंग है, और उनका रेडियस रिंग का कहां से कहां तक है, 0 से लेके इंफिनिटी तक।
जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं तो करंट इनटू एनक्लोज्ड एरिया लिखते हैं। तो ये वाला चार्ज अलग रेडियस पे घूम रहा है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग करंट कैसा होगा, अलग होगा। तो फिर इसके अंदर एनक्लोज एरिया भी अलग आएगा, इसका एरिया पाई एक्स स्क्वायर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? सारा चार्ज सेम रेडियस पे नहीं घूम रहा है, सारा करंट एक सिंगल रिंग में नहीं है, हजारों रिंग है यहां पर जो कि अलग अलग रेडियस वाली है। तो इसलिए पहले मुझे एक एलिमेंट लेके उस एलिमेंट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, फिर उसे इंटीग्रेट करके पूरे सिस्टम का आएगा। समझ में आया? तो इस पे चार्ज कितना लिया हमने, चार्ज लिया हमने dq इस रिंग पर। चार्ज dq की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए निकालना पड़ेगा हमको चार्ज पर यूनिट एरिया। पहले तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा कितना होगा, टोटल चार्ज इस पर q है और टोटल एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो ये तो चार्ज पर यूनिट एरिया आया। ठीक, चार्ज पर यूनिट एरिया हमको मिल गया। तो इस रिंग का एरिया कितना है, चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग कितना होगा, चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग dq, ये होगा सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इनटू इस रिंग का एरिया कितना है। अब बोलो दिवेश कितना एरिया लेंगे इसका, नहीं पाई एक्स स्क्वायर नहीं होगा। रिक्वायरमेंट समझो, हमको कौन सा चार्ज चाहिए, इसके अंदर जो चार्ज है वो थोड़े चाहिए। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये रिंग है रेडियस एक्स की, तो हमको तो ये वाला चार्ज चाहिए होता है ना जो इसके ऊपर है, ये चार्ज चाहिए। तो ये चार्ज और इसकी थिकनेस कितनी है dx, इस dx थिकनेस पर चार्ज है, बस वो वाला चार्ज चाहिए। तो कितना होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया होगा 2 पाई एक्स सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस dx, ये इसका एरिया हुआ 2 पाई एक्स इंटू ये थिकनेस इसकी, ये चार्ज है dq। क्योंकि ये dq चार्ज एक रेडियस पे घूम x रेडियस पे घूम रहा है, इसके अंदर जो चार्ज है ये थोड़ी x रेडियस पे घूम रहा है, ये वाला x रेडियस पे घूम रहा है ये चार्ज। तो ये चार्ज चाहिए था मुझे, तो सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, ये तो क्या आया, चार्ज ऑन द रिंग आया। फिर इसका डाइपोल मोमेंट लिखूंगा मैं, तो डाइपोल मोमेंट लिखूंगा dp इक्वल टू, अच्छा नहीं अभी तो करंट इसके करस्पॉन्डिंग लिखना बाकी है। ये तो हुआ चार्ज, अब इसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना कहलाएगा, करंट करस्पॉन्डिंग टू लूप ऑफ रेडियस एक्स, कितना करंट हुआ, करंट हो जाएगा चार्ज dq अपॉन टाइम, टाइम मतलब 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब इसमें पूरी वैल्यू रखो dq वगैरह की और करंट निकालते हैं कितना आता है। तो सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू डी क्यू अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गए। अच्छा डी क्यू की वैल्यू नहीं रखी क्या हमने अभी, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ये डी क्यू की वैल्यू रख तो ली थी यार हमने, मैं दोबारा डी क्यू लिख दिया लगता है। तो करंट करस्पॉन्डिंग टू लूप कितना डी क्यू अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो कितना बनेगा ये करंट, ओमेगा अपॉन 2 पाई, और इस डी क्यू की वैल्यू रख दी हमने सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स। अब ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया। तो करस्पॉन्डिंग करंट कितना आया, ये करंट आया सिग्मा ओमेगा
एक्स डी एक्स, इतना ही बचा ना? देखो जरा कुछ छूटा तो नहीं? इतना ही बच रहा है, कुछ छूटा तो नहीं इसमें? सिग्मा ओमेगा एक्स डी एक्स यही है ना? अब अगर ये करंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा डीपीएम इक्वल टू करंट इंटू एनक्लोज्ड एरिया। तो करंट है सिग्मा ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, और इसके अंदर जो एरिया एंक्लोज्ड है वो कितना है? यहाँ पाई एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि करंट इंटू एंक्लोज्ड एरिया, एंक्लोज्ड मतलब ये वाला एरिया, तो वो पाई एक्स स्क्वायर है। लूप की डेफिनेशन, जो करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उस मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा करंट इनटू एनक्लोज्ड एरिया। तो करंट निकाल लिया। अब एरिया कौन सा चाहिए? थिकनेस dx वाला नहीं चाहिए, एनक्लोज्ड एरिया जो इस रिंग के अंदर है, तो इसके अंदर कितना है? पाई एक्स स्क्वायर है। अब ये हुआ dpm इक्वल टू, क्या क्या चीजें आ गई यहाँ पर? सिग्मा ओमेगा पाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और इसको कर देंगे अब हम इंटीग्रेट। तो x कहाँ से कहाँ तक बदलेगा? x यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है, तो कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ? बोलो। 0 से r तक। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? अच्छा, सिग्मा की वैल्यू भी तो रखनी है। सिग्मा कितना था? q/2m। अच्छा अच्छा, वो तो मैंने कुछ और लिखा था। कहाँ लिखा था? 4, ये सिग्मा था, ये q/πr²। तो ये q/πr², ये ओमेगा इंटू पाई इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? r⁴/4। तो कितना आया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? 1/4 q⁻r²। तो अलग आया ना पिछली बार से ये 1/4 q⁻r²। अब पूछो जरा इसमें कौन सी वाली स्टेप में क्या कंफ्यूजन है? आरुषि, आवाज में तुम्हारी दम नहीं है, डर गई हो देख के ना ये हाँ दिव्येश, अब बताओ इसमें कौन सी स्टेप में संचित? अच्छा, अलीशा? हाँ, तुम्हारी तो बिल्कुल ही आवाज नहीं आई अलीशा। हाँ बोलो, बोलो क्या है? और ध्रुव तुम बताओ। ध्रुव, अरे ध्रुव भाई, तुम माइक्रोफोन ऑफ करके और सो गए क्या? आवाज नहीं आ रही है अभी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही ध्रुव तुम्हारी। कुछ गड़बड़ हो गया है तुम्हारे कनेक्शन में। लेकिन संचित, तुमने ये 1/4 वाला निकाल लिया था आंसर, ये 1/4 q⁻r²। लेकिन मैं ना तुम्हारे कान पकड़ के खींच दूंगा, मैं सच बताऊं, मैं तुमको ये बता चुका हूं पहले, और तुमको ऐसे करना भी नहीं था इंटीग्रेशन से ये। मैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम में से कि कोई ना कोई जो मैंने ये लिखा है इसको यूज करेगा, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तभी तो जेई, हाँ जेई मेन में टाइम सेव करने के लिए यही तो करते हैं हम। अब ये एक डिस्क है, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? आई ओमेगा। और आई कितना होगा इसमें? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ½ mr² इंटू ओमेगा। और हमने ये पढ़ा है कि PM/L किसके बराबर होता है? Q/
2m, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसके लिए भी सही होगा। तो pm इक्वल टू आएगा q/2m इंटू एल, और एल की वैल्यू कितनी है 1/2 m ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/4 q ओमेगा आर स्क्वायर। इसको इससे करना था, मतलब इंटीग्रेशन से कर लिया ठीक है, वो तो मैं सोच रहा था इंटीग्रेशन करते करते भी शायद तुम्हें क्लिक कर जाए कि इसको हम उससे क्यों नहीं कर रहे हैं। ये आ गया आंसर 1/4 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। बस 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा ये। ध्रुव आवाज आ रही है अब तुमको? पता तुम्हारा माइक्रोफोन का जो सिंबल आता है ना जूम पे बना हुआ, वो मुझे सिंबल ही नहीं दिख रहा है माइक्रोफोन का। हम्म। तो संचित इसको ऐसे करना था यार, देखो क्वेश्चन को। हाँ आरुषि समझ आ गया ये? हाँ दिव्येश, कौन सा मेथड प्रेफरेबल है? अगर हमारा काम इससे चल सकता है, जब ये रेशियो हमने पढ़ लिया, तो फिर हम इतनी सारी इंटीग्रेशन वाली मेहनत करके टाइम क्यों कंज्यूम करें? उस उतने टाइम में टाइम बचेगा तो हम कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर mass m is charged uniformly थ्रू आउट वॉल्यूम, यानी पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, चार्ज कितना है? चार्ज इन द स्फीयर is q and it is rotating with angular velocity omega about its diameter. Find magnetic dipole moment of the sphere. तो अब क्या, अब हमारे पास स्फीयर है, ये डायमीटर है इसका, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये है रेडियस आर, और चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में है। तो इसका पी एम कितना आएगा ये निकालना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ वेरी गुड, इस बार आरुषि और संचित तुम दोनों ने सही निकाल दिया। बस तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए स्फीयर का, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो हो जाएगा सॉल्व। दिव्येश स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाँ तो ये बेटा ये सॉलिड ही तो है ना, जब पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है तो सॉलिड ही तो है। अलीशा तुमको याद है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr स्क्वायर।
ठीक है, तो अब हम फिर वही लगाएंगे, पी एम इक्वल टू क्यू बाई टू एम इंटू एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो पी एम इक्वल टू क्यू बाई टू एम, और ये होगा आई ओमेगा। पी एम इक्वल टू क्यू बाई टू एम, आई की वैल्यू है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो पी एम आ जाएगा 1/5 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रोटेटिंग डिस्क का निकाल लिया हमने, रिंग का निकाल लिया, स्फीयर का निकाल लिया। इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा नहीं रोटेटिंग वालों में। मेंस में जो क्वेश्चन आए अभी तक बस इन्हीं में ही से ही आए हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना, अच्छा मैं तुमसे पूछूं, अगर एटम का बताओ, उसमें सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का बताओ। जैसे हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में बीच में तो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा इधर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, क्यू है, मास इलेक्ट्रॉन का एम है, ठीक है, और रेडियस इसकी आर है। तो इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? एक फॉर्मूला तो क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका क्या निकालेंगे हम? रेशियो कितना है, पी एम अपॉन एल, किसके बराबर होगा? क्यू बाई टू एम। अरे यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो, आरुषि बोलो जरा। पी एम बाई एल कितना हो जाएगा? क्यू बाई टू एम। इसमें क्यू क्या है? आवाज नहीं आई यार किसी की भी, तुम लोगों का ना माइक। हाँ दिवेश, ये किस पर चार्ज है ये? हम्म, किस पर चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। तो क्यू बाई टू एम, मास किसका है ये? इलेक्ट्रॉन का। एल क्या चीज है? किसका एंगुलर मोमेंटम? इलेक्ट्रॉन का। तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया है ना केमिस्ट्री में, तो एल बताओ कितना होगा? दिवेश एल कितना होगा? आरुषि तुम बताओ, बोर एटॉमिक थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता था? अरे एन एच अपॉन टू पाई के बराबर, घनचक्कर। एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना एंगुलर मोमेंटम, यही तो बोर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है। नहीं आया याद? तो इसको क्या लिख देंगे हम, पी एम इक्वल टू, हाँ अब आई। तो क्या बारिश हो रही है क्या वहां पर बहुत? तो पी एम इक्वल टू मैं लिख रहा हूं, अच्छा पी एम अपॉन एल होता है क्यू बाई टू एम। तो पी एम इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टू एम इंटू एल के बराबर। पी एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यू बाई टू एम, और उसका एंगुलर मोमेंटम कितना लिखूंगा मैं, एन इंटू एच अपॉन टू पाई। तो कितना हो गया ये, एन क्यू एच अपॉन 4 एम इंटू पाई। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि जेई मेंस में ये शायद 23 या 24 का ही कहीं का क्वेश्चन है, 23 वरी का ही है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हो गया एन क्यू एच अपॉन 4 पाई एम। अब उन्होंने किस फॉर्म में पूछा था ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इसको ऐसे निकालेंगे। इसमें एन क्या चीज है? क्वांटम नंबर है। नहीं नहीं, क्वांटम नंबर है ये, एन एच अपॉन, ये एन इक्वल टू 1 में अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एन को 1 रख देंगे। सेकंड ऑर्बिट में निकालना है तो एन इक्वल टू 2 रख देंगे। थर्ड ऑर्बिट में निकालना है तो एन इक्वल टू 3 रख देंगे, और उसका एंगुलर मोमेंटम निकल आए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल आएगा। ठीक है, तो उसमें भी इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। इसको हम एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक मेथड से और निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कौन सा?
करंट इनटू एनक्लोज्ड एरिया। अब करंट इनटू एनक्लोज्ड एरिया के से इसको तुम क्या मानोगे, एक करंट लूप के इक्विवेलेंट मानोगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आया था रिंग के केस में, ये आएगा 1/2। हाँ, ये कितने करंट के इक्वल होगा, क्यू ओमेगा स्क्वायर, नहीं क्यू ओमेगा आर स्क्वायर था, उल्टा हो गया, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। अब इसमें ये देखो कि एक तो तुम्हें आर लिखना पड़ेगा और दूसरा ओमेगा निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। वो वाला फॉर्मूला भी एन की टर्म्स में आता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में उसके ओमेगा कितना होगा, सेकंड ऑर्बिट। नहीं नहीं, वो तो एनर्जी का फॉर्मूला है ना। वेलोसिटी वी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, P/237। ये तुमको रटवाया था शॉर्ट में, P/ नहीं 137 था। ये फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की C/137, जिसमें C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। और इसमें अगर nth ऑर्बिट में निकालना हो तो क्या होगा, स्पीड बढ़ती है कि कम होती है, कम होती है, तो C/137n। और अगर हाइड्रोजन एटम ना हो तो यहां पर कितना जाएगा, Z² आ जाएगा, Z आ जाएगा, Z/n। तो C/137 Z/n ये फॉर्मूला होता है। ये खैर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो एक तो तुम्हें ये याद होना चाहिए V के लिए, लेकिन अब तुम ओमेगा को क्या लिखोगे, V/r लिखोगे। फिर रेडियस का पता होनी चाहिए, रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। और जो क्वेश्चन आया था जेई में, उस क्वेश्चन में इसमें पूछा भी नहीं था, उसमें सिंबल ये यूज किए गए थे, एच वगैरह, एच की टर्म्स में निकालना था। तो हमको ये वाले जो Pm/L/Q/2m होता है, इसे याद रखना है बड़े अच्छे से, ये बहुत काम की चीज है। चलो ये तो हो गया। क्या कर दिया, किस चीज का फॉर्मूला, मॉडर्न फिजिक्स वाला। हाँ वो अभी मत करो, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी याद करना उसको। तो स्पीड का फॉर्मूला, हाँ बोर एटॉमिक मॉडल, लेकिन तुमको याद होगा कि बोर की जो मेन थ्योरी थी उसमें यही तो था एक सबसे इंपॉर्टेंट उसका, कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसी से तो डेरिवेशन हुए हैं मैक्सिमम। अच्छा, अब फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे कि यहां पर वो दे देंगे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये बना दी हमने जेड एक्सिस। अब यहां पर जो लूप है, वो लूप कैसा है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, लेकिन वो लूप कुछ ऐसा बना हुआ है कि उस लूप का कुछ हिस्सा तो है इस वाले प्लेन में। अच्छा, अभी डायग्राम यार ठीक से बना नहीं, कैसा वाला डायग्राम बनाऊं मैं, ये है देखो, ये जो लूप है ना, ये लूप सारा का सारा एक सेम सिंगल प्लेन में नहीं है। ये लूप कैसा है, इसका आधा इसको फोल्ड कर दिया है, जैसे ये रेक्टेंगुलर लूप होता कोई ऐसे। तो उस रेक्टेंगुलर लूप को क्या किया है, वो आधा तो ऐसा है और आधा ऐसा है, दिख रहा है तुमको ऐसा, या आईपैड से दिखाऊं तुमको,
आधा लूप तो कैसा है, वर्टिकल प्लेन में, और आधा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। समझ आ रहा है, दिख रहा है ये ऐसा है, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है। ज्योमेट्री समझ में आ गई इसमें सभी को? ध्रुव तुम म्यूट हो गए थे यार, मजा ही नहीं आया, इतना टाइम निकल गया। अच्छा देखो, इसमें जो लूप है ना, ये वाला आधा लूप तो इधर है, इसकी जो ये वाली साइड है ये है ए, और जो ये बी थी उसका जो b/2 पोर्शन है वो इधर है, और बाकी b/2 पोर्शन है वो यहां पर है। इसमें फ्लो हो रहा है करंट, ये इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। अलीशा तुमको ज्योमेट्री समझ में आ गई डायग्राम की? तो ये बताओ, जो ये वाला सेक्शन है ये कौन से प्लेन में है? इस रेक्टेंगुलर लूप का ये वाला हिस्सा कौन से प्लेन में कहलाएगा? वेरी गुड, एक्स वाई प्लेन में। और ये वाला किस में कहलाएगा? ये वाला एक्स जेड प्लेन में। वेरी गुड, क्या बात है, तुम तो आज सही सही बता रही हो पूरा। तो अब हम इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमसे पूछ लिया क्वेश्चन में। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमने पढ़ी कि वो एरिया वेक्टर की परपेंडिकुलर होती है। अब यहां पर आधे लूप का एरिया वेक्टर अलग डायरेक्शन में आएगा और बाकी बचे हुए आधे लूप का एरिया वेक्टर अलग डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालने बैठूं तो आउटवर्ड आएगा, और इसमें करंट जा रहा है इधर ऐसे, तो इसको निकालूं तो ऊपर आएगा। जबकि ये लूप ना तो पूरी तरह से एक्स वाई प्लेन में है और ना ही पूरी तरह से एक्स जेड प्लेन में है, दोनों में ही गड़बड़ है। तो फिर हम क्या करते हैं, अब देखना इसमें ऐसा जब क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में, इसमें करते क्या है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां से जो करंट जा रहा था आई, वो करंट यहां चला गया, इधर फ्लो हो गया करंट, आई करंट इधर फ्लो हो गया है। लेकिन ये करंट तो हमने मर्जी से मान लिया हमने, यहां एक्चुअल में तो करंट था ही नहीं, एक्चुअल में तो कोई करंट नहीं था ना इधर। तो हम क्या करते हैं, इस वाले करंट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि एक करंट इधर भी है ऐसे आई। तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमने मान लिया कि एक क्लोज लूप तो ये वाला है इधर से, और उसमें करंट इधर जा रहा है, ये करंट इमेजिनरी है। अब ये इमेजिनरी करंट हम मन से तो नहीं मान सकते, तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या किया हमने, एक ये वाला मान लिया, यहां से गया करंट, इधर गया, इधर गया और इधर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों करंट जो हमने लिए हैं, दोनों करंट इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में और एक ही लाइन पे हैं, तो इफेक्टिवली तो दोनों करंट मिलके कितना हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है, दोनों करंट मिलके जीरो हो गए ना। तो एक लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया। अब इन दोनों लूप का सेपरेटली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। तो पी एम इक्वल टू, अगर हम सेपरेटली निकालें इसको, तो पी एम इक्वल टू, इस वाले लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा करंट आई, और एंक्लोज्ड एरिया कितना लिखेंगे, ए इंटू b/2, और डायरेक्शन अलीशा आई कैप जे कैप के कैप में लिखनी है, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर लिखे हम, इस वाले लूप की? हाँ वेरी गुड, ऐसे ही हमने फिंगर्स को कर किया करंट की डायरेक्शन में, थंब बाहर की तरफ आया, तो ये हो जाएगा के कैप। इसके बाद ये वाला लूप है, ये साइड है b/2 और ये साइड कितनी है, ए है, ये वाली साइड है ए, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा आई इंटू ए इंटू b/2, और डायरेक्शन किधर हुई इसकी, जे कैप, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये वेक्टर फॉर्म में। समझ में आ गया ये कि नहीं, कैसे निकाला इसको? ध्रुव किए हुए ऐसे क्वेश्चन? आरुषि? हाँ दिव्येश तुम बताओ। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करेंगे हम।
इसी तरह का, वो थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि एक वायर का बना हुआ क्यूबिकल फ्रेम है, ये क्यूबिकल फ्रेम बना लिया हमने, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें एक क्लोज लूप बना रहे हैं। अब मैं एक ऐसा क्लोज लूप बनाऊंगा जो कि तीनों प्लेन में होगा। तो करंट यहां से आ रहा है आई, यहां से आने के बाद करंट चला गया इधर, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, करंट यहां से आया फिर यहां चला गया, इसके बाद करंट को भेज दिया हमने इधर, यहां चला गया करंट, और फिर आ गया है इधर। लूप दिख गया, यहां से आया करंट। अच्छा, इसको भी मैं पूरा वाइट कर देता हूं तो तुमको लूप दिख जाएगा। ये है, ये वाइट कलर में जो दिख रहा है, यहां से यहां, यहां और यहां, ये लूप है। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, आई के बराबर, और क्यूब की हर एक साइड की जो लेंथ है, हर एक एज की जो लेंथ है, वो कितनी है, ए के बराबर है। कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमको कैसा लेना है, इसको ले लेना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तुमको बताना है फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई कैप जे कैप में। ठीक, तो करो सॉल्व इसको। हो गया संचय, और किस किस का हो गया, दिव्येश,
ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना था, इसमें ये जो तीन लूप, ये जो एक सिंगल लूप है, ये किसी भी एक प्लेन में नहीं है, तो हमें इसमें ना इमेजिनरी करंट मानने पड़ेंगे जिससे कि ये क्लोज लूप बन जाए। तो इमेजिनरी करंट क्या ले लें हम? देखो, एक लूप तो ऐसा बनाओ कि यहां से करंट आया है आई, तो एक लूप मान लो कि ये है, इसमें कितना करंट पास हो रहा है आई, और फिर ये इधर चला गया, तो एक क्लोज लूप ये वाला बन गया ऐसे। लेकिन इसमें दो करंट इमेजिनरी मानने पड़ गए हमको। अब इन दोनों करंट का इफेक्ट कैंसिल होना चाहिए, तो हम कैसे कैंसिल करते हैं उसके इफेक्ट को? उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम एक ये लूप कंप्लीट करते हैं, ये आई, और इसको हमने मान लिया कि ये करंट है आई और ये करंट है आई। तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन अभी ये वाला कैंसिल नहीं हुआ और ये कैंसिल नहीं हुआ, तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक क्लोज लूप बन जाएगा इधर, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ, यानी कि ये हो गया एक करंट आई और एक करंट आई जा रहा है इधर ऐसे। अब देखो, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, और हमको तीन क्लोज लूप भी मिल गए। उसमें से एक क्लोज लूप कौन सा है? यह ए सी, इसको क्या नाम दिया यार हमने? ए बी सी डी ई, इसका नाम ही नहीं रखा था क्या? एफ था, हाँ ये एफ था। तो एक क्लोज लूप तो बन गया कौन सा? ए एफ सी, ये ट्राइंगल है। एक बन जाएगा ए एफ ई एफ ई ए, और एक क्लोज लूप बन गया ये सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी। अब इन सभी के अलग अलग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, तो ए एफ सी जो है, ए एफ, ये वाला एफ था, ये ए एफ और सी, ये तो ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 ए स्क्वायर, इतना ही है, 1/2 ए स्क्वायर। ये ऐसा कर लो, ये पूरा स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर, उसका आधा करोगे तो उसका एरिया आ जाएगा, तो 1/2 ए स्क्वायर। करंट कितना है इसमें? आई, ये करंट आई हो गया। इसकी डायरेक्शन बताओ जरा, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी ध्रुव? तो करंट ऐसे जा रहा था ये वाले लूप में, तो हमने करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया तो थंब अंदर आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। इसके बाद बचता है फिर ए एफ ई ए, ये वाला, ये भी ट्राइंगल है, तो इसका एरिया होगा 1/2 ए स्क्वायर, और करंट इसमें आई है। बस एरिया वेक्टर बताना है, तो अलीशा इसका एरिया वेक्टर बताओ, अलीशा को बताना देना जरा। ए से करंट गया एफ, सॉरी ई से आया एफ, और एफ से आया ए, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है करंट। तो अलीशा क्या डायरेक्शन होगी इसकी? नहीं नहीं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, आई कैप जे कैप के कैप में किधर आएगा? आरुषि तुम बताओ। माइनस ए, माइनस के मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, हो ही नहीं सकता। ये लूप कौन से प्लेन में है? ये एक्स जेड प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन हुआ, इसकी डायरेक्शन या तो जे कैप होगी या माइनस जे कैप होगी। करंट इधर गया, इधर आया, हाँ दिव्येश तुम बताओ। इसकी ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसे करोगे तो ये आएगा नीचे माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप। इसके बाद प्लस सी डी ई एफ सी, ये वाला बताओ, सी डी ई एफ सी,
इसमें करंट ऐसे जा रहा है। ये लूप कौन से प्लेन में है? यस, ये वाई जेड प्लेन में है, तो इसकी डायरेक्शन या तो आई में आएगी या माइनस आई में आएगी, और ये पूरा स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आई, और डायरेक्शन किधर है इसकी? ये हो गया करंट, और इसकी डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप। ये आंसर होगा इसका। समझ आया? ये थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरह से पूछे जाते हैं। ये वाली चीजें ना तुम्हारी बुक्स में लास्ट में मिलेंगी तुमको, बाद में। मैंने तुमको ये पहले करा दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को कुछ? ध्रुव, अलीशा, दिवेश, आरुषि। अच्छा, कल की क्लास, कल तुम्हारी और कहीं क्लास है संडे को? अच्छा, कहीं जाना है कल? शाम को कितने बजे? मतलब शाम से मतलब कितने बजे शाम शुरू होती है? कितने? अच्छा, 6 के बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो चलो 6 के बाद फिर मैं टाइम कल तुमको मैसेज कर दूंगा, ठीक है? देवेश, तुम्हारी तो नहीं है कोई क्लास? नहीं, 6 के बाद भी नहीं होगी ना कोई? ठीक है, चलो तो हम उसी के हिसाब से रखेंगे। और सुबह अगर 9-10 बजे कर लें तो? और आज वाले टाइम पर करें तो? अच्छा, ठीक है, चलो तो मैं मैसेज कर दूंगा इसको, है ना? चलो तो भाई, तो बाय बाय।